दोस्तों, हमारे पृथ्वी में कई प्रकार के प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं, जिनमें से कुछ बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत है तो कुछ बेहद ही विशालकाय। चाहे हम बात करें विशालकाय माउंटेन्स की, झरनों की, खूबसूरत आइसलैंड की, गहरी घाटियों और महासागरों की, लंबी नदियों और झीलों की, या फिर विशालकाय रेगिस्तानों की, ये सभी अजूबे अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। पर जब बात पृथ्वी से परे हमारे विशाल सौरमंडल की हो तो दूसरे ग्रह भी इसमें पीछे नहीं है। हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उनके मून्स में कई ऐसे अजूबे मौजूद हैं जो कि हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा विशालकाय, खूबसूरत और अद्भुत है। चाहे हम बात करें खूबसूरत स्टर्न रिंग्स की, पृथ्वी जितने विशाल तूफानों की, लिक्विड हाइड्रोजन के लेक्स, अंडरग्राउंड ओशन की कई किलोमीटर विशालकाय वोल्केन्स और गेयरीज की, या फिर हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ऊंचे माउंटेन्स की, इनकी विशालता और खूबसूरती के सामने हमारे पृथ्वी पर मौजूद अजूबे काफी छोटे नजर आते हैं। अभी तक भेजे गए इंसानी मिशनों से हमें इन अजूबों की कई तस्वीरें और जानकारियां मिली है, पर भविष्य में जरूर एक ऐसा समय आएगा जब हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकेंगे। पर ऐसे में आपको ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के वीडियो में हम हमारे सौरमंडल की एक रोमांचक यात्रा करने जा रहे हैं, जहां हम हमारे सौरमंडल में मौजूद 7 सबसे खूबसूरत, विशालकाय और अद्भुत प्राकृतिक अजूबों की यात्रा करेंगे। नंबर 1, स्टर्न अमेजिंग रिंग्स। दोस्तों, शनि ग्रह को हमारे सौरमंडल का सबसे अनोखा और खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जिसका कारण है इसका चक्कर लगाता एक खूबसूरत रिंग सिस्टम। यह रिंग सिस्टम करीब 2,82,000 किलोमीटर जितने विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, पर इसका वर्टिकल हाइट केवल 10 मीटर ही है। शनि ग्रह के रिंग्स मुख्य रूप से कई बिलियन छोटे छोटे आइस पार्टिकल और रॉकी मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। ये पार्टिकल कुछ मिलीमीटर से लेकर कई मिलीमीटर तक विशालकाय है, पर इसका ये रिंग सिस्टम पूरी तरह यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि ये 30 से ज़्यादा अलग अलग रिंग से मिलकर बना हुआ है, जिनमें से कुछ ज़्यादा डेंस है तो वहीं कुछ कम डेंस है, जिन्हें गैप्स माना जाता है। गैलीलियो गैलीली ने 1610 में सबसे पहले टेलीस्कोप का उपयोग कर शनि ग्रह का अध्ययन किया था, पर वह उस समय शनि ग्रह के रिंग्स को पहचानने में असफल रहे, जिसके बाद 1655 में क्रिश्चियन हाइजेंस ने पहली बार दुनिया को शनि ग्रह के रिंग्स के बारे में बताया। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि इन रिंग सिस्टम का निर्माण शनि ग्रह के निर्माण के समय ही हुआ था, पर कई सालों तक किए गए अध्ययनों से हमें पता चला कि इसका ये रिंग सिस्टम काफ़ी नया है, जिसका निर्माण कुछ मिलियन सालों पहले ही हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस विशालकाय रिंग सिस्टम का जन्म किसी विशालकाय कोमेट, एस्टेरॉयड या इसके अपने मून के इससे टकराने से पहले ही टूट जाने की वजह से हुआ है। अभी तक कुल 4 मिशनों ने शनि ग्रह के रिंग्स का करीबी से अध्ययन किया है, जिनमें पॉइनर 11, वोयेगर 1, वोयेगर 2 और कासिनी जैसे मिशन शामिल है। जहां पॉइनर और वोयेगर मिशनों ने शनि ग्रह के फ्लेबी के दौरान इसके रिंग्स का अध्ययन किया था, वहीं कासिनी मिशन ने करीब 13 सालों तक शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहकर उसके रिंग सिस्टम का अध्ययन किया। और इसी दौरान कासिनी द्वारा जुटाई गई जानकारियों से हमें पता चला है कि शनि ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण धीरे धीरे इसके रिंग्स खत्म होते जा रहे हैं, और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल कुछ मिलियन सालों में शनि ग्रह के रिंग्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, जुपिटर ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों के मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफान आते हैं। ऐसा ही एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। यह तूफान इतना विशालकाय है कि हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में 430 से लेकर 680 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चलती है, जो कि धरती पर आने वाले
सबसे तेज तूफानों से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि इस विशालकाय तूफान को सबसे पहले 1665 से 1713 के बीच में देखा गया था, पर इसका साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन 1778 से शुरू किया गया था। ऐसे में ये तूफान करीब 200 से लेकर 300 साल तक पुराना हो सकता है, पर अब यह तूफान धीरे धीरे कमजोर और छोटा होता जा रहा है। 2017 में किए गए अध्ययन के अनुसार ये तूफान अब करीब 16,350 किलोमीटर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि इसके खोज के दौरान देखे गए आकार की तुलना में केवल 1/3 है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये तूफान ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो आने वाले करीब 15 से 20 सालों में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ये तूफान का अध्ययन मुख्य रूप से पायनियर, वॉयेजर और गैलीलियो और जूनो जैसे मिशनों द्वारा किया गया है, जिसमें जूनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि 2016 में इसके ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद से ही इसका लगातार करीबी से अध्ययन कर रहा है। नंबर 3, टाइटन लिक्विड लेक्स। दोस्तों, शनि ग्रह के सबसे बड़े मून टाइटन को हमारे सौरमंडल का सबसे विचित्र और हमारे धरती से सबसे मिलता जुलता सोलर बॉडी माना जाता है, क्योंकि यहाँ हमारे धरती की तरह ही एक एक्टिव एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से नाइट्रोजन गैस से मिलकर बना हुआ है। टाइटन धरती से परे एकमात्र ऐसा सोलर बॉडी है जहाँ लिक्विड मेथेन और इथेन के विशाल झील और नदियां मौजूद है। साथ ही वैज्ञानिकों को यहाँ जीवन के लिए जरूरी कार्बन और हाइड्रोजन जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के सबूत भी मिले हैं। टाइटन काफी हद तक वैज्ञानिकों को धरती के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है, जब हमारी धरती पर जीवन पनप रहा था। वॉयेजर मिशनों ने सबसे पहले 1979 में फ्लेबी के दौरान इस विचित्र मून का करीबी से अध्ययन किया, जिसमें हमें पहली बार यहाँ मौजूद एक्टिव एटमॉस्फेयर और लिक्विड हाइड्रोजन के लेक्स का पता चला। ये लिक्विड हाइड्रोजन एवेपोरेट होकर बादल बनते हैं, जिसकी वजह से यहाँ लिक्विड मेथेन की बारिश होती है। एकमात्र ऐसा मून है जहाँ हमारी धरती के तरह ही लिक्विड बॉडी के विशाल झील, सागर और साथी नदियाँ मौजूद है। इनमें से कुछ झीलें कई किलोमीटर तक विशाल और कई सैकड़ों मीटर तक गहरे हैं। इनके अंदर इंसानों के लिए कई आश्चर्य मौजूद हो सकते हैं। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इन लिक्विड हाइड्रोजन लेक्स में किसी प्रकार के लाइफ होने की संभावना मौजूद है, जो कि हमसे अलग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हो और जीने के लिए इससे अलग संसाधनों पर निर्भर करते हो। इस मून का सबसे पहले अध्ययन वॉयेजर मिशनों द्वारा किया गया था। इसके बाद कासिनी मिशन के साथ भेजा गया। हाइजेंस प्रोब धरती से परे किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला मिशन बना। कुछ घंटों के मिशन के दौरान इसने टाइटन मून के एटमॉस्फेयर, लैंड और लेक से जुड़ी कई जानकारियां और तस्वीरें भेजी। नंबर 4, मार्स टेल्स माउंटेन एंड वोल्केनो ओलंपस मोन्स। दोस्तों, मार्स प्लेनेट को धरती से परे जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाओं से भरा हुआ ग्रह माना जाता है, जहां भविष्य में मानव बस्तियां और कॉलोनीज बसाई जा सकती है। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज के लिए हमने वहां कई रोवर्स और ऑर्बिटर्स भेजे हैं, जो कि कई सालों से इस ग्रह का करीबी से अध्ययन कर रहे हैं। इसी अध्ययन के दौरान हमें मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल के सबसे ऊंचे माउंटेन और वोल्केनो ओलंपस मून्स का यह असल में मंगल ग्रह पर मौजूद एक एशियंट वोल्केनो है, जिसकी पीक हाइट करीब 24 किलोमीटर है और रेडियस करीब 624 किलोमीटर है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन और वोल्केनो बनाता है। यह वोल्केनो माउंटेन हमारे धरती के सबसे ऊंचे माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी करीब 3 गुना ज्यादा है। मंगल ग्रह पर मौजूद इस विशाल माउंटेन के पीछे सबसे बड़ी वजह इसके वीक ग्रेविटेशनल फोर्स को माना जाता है, जिसकी वजह से ये पर्वत इतने विशालकाय हो गए। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सेल्ड वोल्केनो है, जिसका निर्माण विशालकाय वोल्केनो के लावा फ्लो की वजह से हुआ है। पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यह अभी भी एक काफ़ी एक्टिव वोल्केनो है, जिसके कुछ हिस्सों का निर्माण केवल कुछ मिलियन सालों पहले ही हुआ है। ऐसे में काफ़ी संभावना है कि
ये अभी भी एक एक्टिव वोल्केनो हो सकता है जिसमें भविष्य में विस्फोट हो सकता है। इसका सबसे पहले अध्ययन मंगल ग्रह पर भेजे गए नासा के मैरिनर 9 मिशन ने किया था, जिसके बाद नासा और ईसा जैसी स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए मिशनों ने इसका करीबी से अध्ययन किया। वर्तमान समय में नासा के 3 ईसा के 2 और इसरो का 1 ऑर्बिटर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और इसका अध्ययन कर रहा है। नंबर 5, लो मून टावरिंग वोल्केनोज। दोस्तों, 10 जुपिटर ग्रह का एक रॉकी मून जो कि हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली एक्टिव सोलर बॉडी है। यहाँ हमारे सौरमंडल के कुछ सबसे विशालकाय वोल्केनोज पाए जाते हैं जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर तक विशाल होते हैं। 10 मून पर मौजूद इन वोल्केनोज का मुख्य कारण जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी को माना जाता है। जुपिटर ग्रह के ग्रेविटी की वजह से 10 मून पर विशाल टाइडल फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से इसके इंटीरियर में बड़ी मात्रा में हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से इसके कोर में मौजूद सल्फेर एलिमेंट्स विशाल वोल्केनो के रूप में बाहर आते हैं। शुरू में इसे हमारे मून के तरह ही एक एक्टिव मून माना जाता था, पर 1979 के दौरान वोयेगर मिशनों ने इस मून के फ्लेबी को अंजाम दिया, जिस दौरान उन्होंने पहली बार इस मून में मौजूद विशालकाय वोल्केनोज और इसके एक्टिव सरफेस का पता लगाया। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान 10 मून पर 400 से ज्यादा वोल्केनोज का पता चला है, जिनमें से 150 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है जो कि आज भी काफी एक्टिव है। इनमें से कुछ वोल्केनोज बेहद ही विशाल है, जिसके प्लम्स इसके सरफेस से कई सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर उठ जाते हैं। इन वोल्केनोज से बड़ी मात्रा में सल्फर गैस और सल्फर स्नोफ्लेक्स निकलता है, जो कि इतना ज्यादा होता है कि केवल कुछ लाख सालों के दौरान इस मून का पूरा सरफेस सैकड़ों मीटर तक डूब जाता है। नासा के वोयेगर मिशन जुपिटर के फ्लेबी के दौरान इस मून का करीबी से अध्ययन करने वाले पहले मिशन बने, जिसके बाद जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजे गए गैलीलियन स्पेसक्राफ्ट ने कई सालों तक 10 मून और उसके वोल्केनोज का अध्ययन किया। वर्तमान समय में जूनो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है और लगातार 10 मून और उसके वोल्केनोज का अध्ययन कर रहा है। नंबर 6, ट्राइटन नाइट्रोजन गैसर्स। ट्राइटन नेपच्यून ग्रह का सबसे बड़ा और पूरे सौरमंडल के सबसे विचित्र मून में से एक है। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मून्स अपने प्लेनेट के रोटेशन की दिशा में उसका चक्कर लगाते हैं, पर वहीं नेपच्यून ग्रह के रोटेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका चक्कर लगाते हैं, जो कि काफी विचित्र है। इसका सरफेस फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, जिसका एवरेज तापमान -235 डिग्री सेल्सियस है। वोयेगर 2 मिशन अपने फ्लेबी के दौरान 1979 में इस मून का करीबी से होकर गुजरा, जिस दौरान इस मिशन ने इस विचित्र मून को लेकर कई खुलासे किए। वोयेगर द्वारा जुटाई गई जानकारियों से वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक काफी यंग और एक्टिव मून है, जहां नाइट्रोजन और मीथेन रिच एटमॉस्फेयर मौजूद हो सकता है। इस मून की सबसे विचित्र बात है इसके सरफेस से निकल रहे नाइट्रोजन के विशाल गैसर्स, जिनमें से नाइट्रोजन गैस और डार्क पार्टिकल निकलता है। इनमें से कुछ नाइट्रोजन प्लम्स 8 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचे हैं, जिनका रेडियस सैकड़ों मीटर से भी ज्यादा है। इन प्लम्स का मुख्य कारण ट्रेशन पर नाइट्रोजन आइस की हीटिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को बताया जाता है, जिसकी वजह से ये बेहद ही तेजी से ट्रेशन के आइस सरफेस से बाहर निकलते हैं। इन कई किलोमीटर विशाल गीजर से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि इसका इंटीरियर आज भी काफी वार्म और एक्टिव है। इस विचित्र मून का सबसे पहले अध्ययन 1989 में किया गया, जब नासा के वोयेगर मिशन ने नेपच्यून ग्रह के फ्लेबी को अंजाम दिया। वोयेगर मिशन ने इस मून की कई यादगार और साफ तस्वीरें ली, जिसने इस मून को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वैज्ञानिक भविष्य में इस मून का और करीबी से अध्ययन करने के लिए एक विशेष लैंडर मिशन पर विचार कर रहे हैं। नंबर 7, प्लूटो एंड कुपिटर बेल्ट। प्लूटो हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुपिटर बेल्ट में मौजूद सबसे बड़ा ड्रव प्लेनेट है। इसकी खोज 1930 में लोवेल ऑब्जर्वेटरी से की थी। 2006 में
इसे प्लेनेट का दर्जा छीनने से पहले प्लूटो को हमारे सौरमंडल का 9th प्लेनेट माना जाता था। इस ड्रव प्लेनेट का सबसे करीबी अध्ययन 2015 में न्यू होराइजन मिशन के फ्लेबी के दौरान किया गया था, जिस दौरान इस मिशन ने इसके सरफेस, एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स और वैलीज और क्रेटर्स का बेहद करीबी से अध्ययन किया, जिसमें सबसे जरूरी जानकारी यह थी कि प्लूटो वैज्ञानिकों की सोच से विपरीत एक काफ़ी एक्टिव सोलर बॉडी है। कहा उन्होंने एक नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, माउंटेन्स और पोटेंशियल सब सरफेस लिक्विड ओशन का पता चला है। प्लूटो पर मौजूद यह माउंटेन बेहद ही विचित्र है, जिनके कुछ पीक्स की ऊंचाई 3500 मीटर के करीब है। ये माउंटेन्स मुख्य रूप से फ्रोजन नाइट्रोजन आइस से मिलकर बने हुए हैं। वहीं वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ विशाल घाटियों का पता चला है, जो कि 600 किलोमीटर तक लंबे हैं और कई किलोमीटर गहरे हैं। प्लूटो पर कुछ विशाल क्रेटर्स भी मौजूद है, जो कि 260 किलोमीटर जितने विशाल डायमीटर में फैले हुए हैं। यानी प्लूटो एक काफ़ी जियोग्राफिकली एक्टिव वर्ल्ड है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके कई किलोमीटर विशाल मोटे बर्फ के परत के नीचे सब सरफेस लिक्विड वाटर के महासागर मौजूद हो सकते हैं। वहीं प्लूटो से परे हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी कुपिटर बेल्ट में और भी अद्भुत और विचित्र ड्रफ प्लेनेट और माइनर प्लेनेट मौजूद है, जिनमें हुमिया, मैकमिया, गोगेंग और इरीज और सेंडा प्रमुख है। यह सोलर बॉडीज बेहद ही अद्भुत है, जिनकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान किया है। भविष्य में न्यू होराइजन की तरह ही इन कुपिटर बेल्ट ऑब्जेक्ट का अध्ययन करने के लिए मिशन भेजे जा सकते हैं। पर दोस्तों, हमारे सौरमंडल से परे इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं बल्कि इस वीडियो को देख रहे हम इंसान हैं, क्योंकि अभी तक हमें इस अनंत ब्रह्मांड में धरती से परे कहीं और किसी प्रकार के माइक्रोबियल लाइफ या इंटेलिजेंट लाइफ का पता नहीं चला है। ऐसे में आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही।